हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आरती। और जैसे कि हमने एनसीईआरटी की सीरीज शुरू कर रखी है और उसमें जो है चैप्टर नंबर 2 यानी कि प्राणियों में पोषण ले रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर कराया था कि पौधों में जो पोषण है वो कैसे प्राप्त होता है, और यानी कि जड़ों से लेके पत्तियों तक, तनों तक पानी और जो भोजन है वो कैसे पहुंचता है। तो चलिए आज बात करते हैं कि प्राणियों में और जंतुओं में ये पोषण किस प्रकार होता है। तो चलो इसमें कहा गया है कि जैसे आपने पढ़ा कि पौधों में जो भोजन है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो खुद अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन जंतु या प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी हमेशा अपना भोजन जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी जो है सीधे पौधों का भक्षण करते हैं यानी कि खाते हैं, और कुछ जो है अन्य जंतुओं का अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पौधों को भी खाते हैं और जंतु को भी खाते हैं। तो प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता जो है आहार के भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि जो है सम्मिलित है। अब जैसे जो हम कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, एमिनो अम्ल ये सब लेते हैं, वो जो है हमारे शरीर के कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। कुछ या अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप में नहीं कर सकते, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। सरल यहाँ पे इस लाइन का मीनिंग निकल के ये आ रहा है कि जो हमें फसलों से प्राप्त होता है, हम सीधे तौर पर उसे कच्चे रूप में नहीं खा सकते, उसे पकाकर या दूसरे रूप में बदलकर हम आहार ग्रहण करते हैं। अब जो है भोजन का परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। इस प्रक्रम को जो है हम पाचन के अंतर्ग्रहण की जो विभिन्न विधियां हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा कि भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि जो है विभिन्न जीवों में यानी कि विभिन्न जो जीव हैं हमारी इस धरती पर वो उनमें अलग अलग होती है। जैसे मधुमक्खी और मरमर पक्षी यानी कि हमिंग बर्ड से बोलते हैं, वो जो है पौधों का जो रस है मकरकंद चूसते हैं। और जो मानव है यानी प्राणी हैं, कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं, यानी कि जो मैमल्स होते हैं स्तनधारी होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे अजगर है, वो क्या है अपनी जो शिकार को वो पूरा का पूरा ही निकल जाता है, उसे चबाता नहीं है। तो यही कहने का मतलब ये है कि सभी प्राणी में अपने आहार गणने की और विधि अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तालिका दी गई है, इसमें आपको जो जो आपके आसपास पर्यावरण में निहित हैं जीव जंतु कीट पक्षी, ये सब इनको आहार का प्रकार ये क्या खाते हैं और वो किस विधि से खाते हैं ये सब बताते हैं। ये क्या खाते हैं और वो किस विधि से खाते हैं ये सब बताते हैं। जैसे चींटी है, छील के खाते हैं, उन सभी को जो है इस तालिका में भरना है। ये जो है बच्चों के लिए एक एक्टिविटी होती है। इसका मेन पार्ट एनसीईआरटी का यही होता है कि हर एक पॉइंट को प्रैक्टिकल तौर पे और एक्टिविटी के तौर पे बच्चों को एक्टिव रखना है। ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि जो ये स्टार फिश जो है अपना जो कवच है उसे खोलने के बाद इसको मुक्त तो होता नहीं, अब खोजने के बाद अपने मुख से जो है अपना आमाशय बाहर निकालती है और जंतुओं के जो कोमल है सॉफ्ट जो उनकी स्किन होती है उसी को खाती है और फिर अपने आमाशय को शरीर में वापस ले जाती है और स्टोर करके फिर धीरे धीरे पचाती है। स्टार फिश के बारे में ये यहाँ आपके लिए डिटेल दी है। इसके लिए मैं बहुत सूक्ष्म शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में आपको इस एनसीईआरटी के माध्यम से डिटेल समझा रही हूँ। अब देखते हैं कि मानव में जो पाचन है वो किस प्रकार होता है। जो हम भोजन खाते हैं अपने मुख के द्वारा अंदर ग्रहण करते हैं
और फिर इसे पचाते हैं और फिर इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करने का मतलब यहाँ पे ये किया गया है कि जैसे हमारे शरीर के अंदर भोजन जाता है तो उसको हम चबाने के बाद में वो लार ग्रंथि बनती है। लार ग्रंथि के बाद वो हमारे अंदर पाचन होता है। जो अपचन भोजन होता है वो स्टूल के द्वारा बाहर निकल जाता है। और भोजन का सही उपयोग जो होता है हमें एनर्जी देता है, वसा देता है, प्रोटीन देता है, हमें नॉर्मल देता है। ये सब हमारे कार्बोहाइड्रेट्स ये सब हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं। कभी ना पचा भाग वह मल के रूप में निष्कासित हो जाता है। भोजन जो है एक जो है सतत नली से गुजरता है और मुख गुहिका यानी कि मुख जबड़े के अंदर जाकर के गुदा तक जाती है। इसी क्रिया को कई भागों में दिखाया गया है। जैसे हमने सबसे पहले मुख गुहिका का प्रयोग किया, फिर ग्रास नली यानी कि जो इस नली को अंदर तक भोजन तक ले जाती है, फिर आमाशय में जाती है, फिर छोटी आंत में जाती है और फिर बड़ी आंत में जाता है। यहाँ पे क्षुद्रांत का मतलब छोटी आंत और वृद्धांत का मतलब बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है। मल द्वार अथवा गुदा क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी मिलकर हमारे पाचन क्रिया का आहार निर्माण का आहार नली की मेन कार्यों का संबंध दर्शाती हैं। जो है उस रूप से होता है। आमाशय की जो आंतरिक भित्ति है क्षुद्रांध, हमारे आमाशय की जो आंतरिक भित्ति है क्षुद्रांध आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय ये सब पाचक रस का स्राव करती है। ये क्वेश्चन आया था हमारे जो है एक लोअर पीसीएस होता है, लोअर पीसीएस में आया था ये क्वेश्चन कि लार ग्रंथि और यकृत अग्नाशय ये कौन सा रस स्रावित करती है? तो ये पाचक रस स्रावित करती हैं। जिस लाइन से क्वेश्चन बनते हैं एज इट इज क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को मैं आपको रिमाइंड कराती जाऊंगी। और आगे आगे आने वाली बेहतर वीडियो में हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स हो जाएंगे तो हम आपको एक क्वेश्चन के तौर पे और प्रैक्टिकल के तौर पे भी वीडियो में आपको समझाएंगे ताकि आपकी नॉलेज स्थायी हो सके। पाचक रस जो है जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं और आहार नाल संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। अब ये देख लीजिए कि ये मानव है, ये मानव का शरीर है और किस प्रकार भोजन हम अंदर ग्रहण करते हैं, किन किन क्रियाओं से होकर गुजरता है, ये सब इसमें दी गई है। यानी कि मुख गुहिका, फिर हमने लार बनाई ये जीभ पे बनती है, फिर ग्रीशिका नली से गई, फिर यकृत और फिर ये पित्ताशय और ये आमाशय, फिर ये अग्नाशय है जिसमें अग्निरस जठर ग्रंथि जो है वो निकलती है और ये क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत, वृद्धांत यानी कि बड़ी आंत, ये मलाशय और ये गुदा होता है। गुदा के द्वारा हमारा जो स्टूल है वो पास हो जाता है। आप कहते हैं मुख और मुख गुहिका का काम क्या है? जो हमारे अंदर भोजन मुख के द्वारा होता है, आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे मन में या बच्चों के मन में क्वेश्चन ऑब्वियसली घूम रहा होता है कि हमारी जो बड़ी आंत है और छोटी आंत उनकी लंबाई क्या है, क्या इन दोनों की लंबाई बराबर है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एक चीज अपोजिट याद रखने वाली बात है कि जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई छोटी होती है और जो छोटी आंत है उसकी लंबाई बड़ी होती है। हमारे दांतों की सहायता से हम जो है भोजन चबाते हैं और यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस लेते हैं। ये जो हमारे काटना, फाटना और पीसने का काम जो है हमारे मुख गुहिका से ग्रसनली तक पहुंचने तक का जो प्रक्रम है वो हमारे दांतों से होकर गुजरता है और प्रत्येक मसूड़ों के बीच में अलग अलग गर्तिका में धंसा होता है। अब इसने कहा कि अपने हाथ को धोइए और दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। यानी कि अपनी तर्जनी उंगली से दांतों को छूकर महसूस कीजिए। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं, कितने टाइप्स के दांत हैं, उनका क्या काम है, वो चीरने, फाड़ने, काटने का काम क्या करती हैं। अब यहाँ पे देखो दो चीज दी गई, एक तो सेब काटने का काम करते हैं दो दांत और एक रोटी को टुकड़ा लेकर उसे काटने का काम करते हैं। तो वे दांत कौन से हैं उनके बारे में हमको जानना है डिटेलली। तो ये आप चित्र दे सकते हैं, बहुत आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे जो पहले पीछे के राइट और लेफ्ट जो पेयर होता है तीन तीन का, उसके पीछे जो है वो 6 दांतों का जो जोड़ा है वो चवर्णक कहलाता है और जो आगे के दो दो दांतों का जोड़ा होता है वो एक चवर्णक कहलाता है। और जो आगे उसके आगे के तीसरे नंबर पे जो एक एक दांत होता है यानी कि सामने के 4 दांत छोड़ के जो है उनके पास एक एक दांत जो है वो
रद्नक कहलाता है, और जो आगे के 4 दांत होते हैं वो कृंतक कहलाते हैं। यहाँ पे इसने पूछा है कि हमारे मुख में लाल ग्रंथि जो लाल रस स्त्राव करती है, क्या आप जानते हैं कि लाल रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? और इसके बारे में हमको पता लगाना है। जैसे मैंने आपको ये फिगर दिखाई है, ये तालिका बच्चों के लिए एक्टिविटी के तौर पे बनाई गई है। यहाँ लिखा है जो कृतन होते हैं, दर्शन वाले दांत हैं, उनका क्या काम है, निचले जबड़े का क्या काम है और ऊपरी जबड़े का क्या, ऊपरी जबड़ों के दांतों की संख्या और उनका योग यहाँ पे बताना है। यानी कि यहाँ पे देखो कृतन कितने दांत हैं, वो हैं 4, और ऊपर के 4 नीचे के 4 तो 8 हो गए, निचला जबड़ा तो 8 हो गए दोनों दांतों की संख्या। अब यहाँ पे पूछा है कि जो बच्चे होते हैं उनके पहले दूध के दांत होते हैं शैशव काल में निकलते हैं, और वो किस वर्ष तक गिर जाते हैं, यानी कि 8 वर्ष तक की आयु तक सभी दूध के दांत गिर जाते हैं, और फिर दूध के बाद जो है स्थायी दांत बच्चों के आ जाते हैं जो जीवन पर्यंत चलते हैं। 2 एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है। 2 प्रश्नावली लेनी है, उसमें एक और दूसरी को बी। एक में जो है उबले हुए चावल डालने हैं, और एक में उबले हुए चावल लेकर अपने मुख से थोड़े से उनको चबाकर उस प्रश्नावली में डालने हैं, यानी कि उनका जो महीन जो पेस्ट बन जाएगा उसको उस प्रश्नावली में डालना है। और फिर दोनों प्रश्नावलियों में 3 से 4 ml जल डालना है, और फिर थोड़ी सी प्रश्नावलियों में आयोडीन की बूंदें डालनी है। ये यहाँ पे क्या है, ये चबाए हुए चावल है और ये उबले हुए चावल है, इसमें जल डाला और इसमें भी जल डाला है ना, तो इसमें आयोडीन की एक बूंद डाली, इसमें भी आयोडीन की बूंद डाली। अब देखो दोनों में स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है, सारे के सारे जो है चावल अलग दिखाई दे रहे हैं जो घोल मिलने के बाद भी, लेकिन ये जो घोल है इसमें जो है चावल थोड़े मिक्स हो जाते हैं, यानी कि मांड का रूप ले लेते हैं। विलियन की 2 से 3 बूंदें डालिए और उनका जो है आपको परीक्षण करना है, प्रयोग करना है। ए और बी प्रणाली में क्या परिवर्तन देख रहे हैं, एक में लाल रस के मंड को शर्करा में बदल देता है। ठीक है, इसी को हम एक्सपेरिमेंट को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। अब आते हैं जीभ पर। जीभ क्या है, एक हमारा पेशीय अंग है, मांसल पेशीय अंग है, जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको इसके क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं? हमें बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं, और इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार बनाने का काम करती है। यहाँ पे इस जो नीली तालिका है इसमें आपको एक मेन पॉइंट नोट करके दिया जाता है कि आप इन चीज़ों को हट के यहाँ पे आप सोच सकते हैं। जैसे कह रहे हैं कि अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए आपको डेली ब्रश या दातुन करनी चाहिए। को मिलाने का कार्य करती है, निगलने में भी जो है सहायता करती है। जीभ के द्वारा हमें टेस्ट का पता चलता है। जीभ पर हमारी जो है वो स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिनके प्रकार से हम विभिन्न स्वादों का पता लगा सकते हैं। जैसे इसने कहा है कि बच्चों को एक्टिविटी दी कि अलग अलग आपको विलेन बनाना है, उनको पता करना है, नींबू का, पानी का, चीनी का और नमक के पानी का घोल तैयार करके आपको अपनी जीभ से टेस्ट करना है और उसमें अंतर महसूस करना है। अब आते हैं भोजन नली, यानी कि ग्रीशिका, जिससे होकर भोजन नीचे की तरफ आता है, आमाशय तक पहुंचता है। निगला हुआ जो ग्रास नली अथवा ग्राशिका में जाता है, ग्राशिका गले एवं वक्ष से होती हुई ये ग्रास नली दिखाई हुई है जाती है, और ग्रशिका की भांति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल जो है संकुचित होती रहती है, यानी कि सिकुड़ती रहती है, और जैसे भोजन आता है उसके क्षेत्र के अनुसार वो चौड़ी या बड़ी भी हो जाती है, यदि यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती है। और कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, यानी कि जो हम जंक फूड या कोई हैवी फूड खा लेते हैं उसे हमारे आमाशय स्वीकार नहीं करता, पाचन नहीं कर पाता, उसी के बाद हमें जो है वोमिटिंग फील होने लगती है। अब ये जो है ये आपको ग्रास नली दिख रही है, ये भोजन है जो नली में नहीं आ रहा है, यानी कि आमाशय तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है। अब पहले ही क्वेश्चन पूछ रही है कि जिस प्रकार से हमने भोजन नीचे की तरफ खाया तो वो ऊपर की तरफ यानी कि विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। आमाशय जो है एक थैलीनुमा संरचना की एक मोटी भित्ति है। ये जो है एक यू शेप की आकृति की होती है और आहार नली का सबसे चौड़ा भाग है।
यह एक ओर ग्रास नलिका से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर छोटी आंत में खुल जाता है। आमाशय का जो आंतरिक स्तर है यानी कि सतह है वो श्लेष्मल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। यही माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया में सहायता मिलती है और जो जठर रस यानी कि पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटन करने में मदद करता है। अब बात करते हैं हम छोटी यानी क्षुद्रांत्र की। मैंने बताया था कि इसकी लंबाई बड़ी होती है यानी कि 7 मीटर लंबी ये एक कुंडलीय नली होती है। कुंडली का मतलब होता है मुड़ी तुड़ी शेप में होती है। यह हमारे लीवर और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है यानी कि ये जो छोटी आंत है हमारी अग्नाशय और लीवर से एक रस प्राप्त करती है और इसी के भित्ति से कुछ रस भी स्रावित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। यकृत जो है हमारे लाल गहरे भूरे रंग की ग्रंथि है यानी कि जो उदर के ऊपरी भाग के दाहिने ओर अवस्थित होती है। यहाँ पे क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो यकृत यानी कि हमारी लीवर है, ग्रंथि में काउंट होता है ये। अब देखो एक क्वेश्चन आया था उसमें जो लोअर 2 2016 का लोअर 2 हुआ था 28 जुलाई को, उसमें एक क्वेश्चन था कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। उसमें ऑप्शन था लीवर और अग्नाशय और पित्त, ये सब चीज़ दी गई थी। तो उसका सही ऑप्शन होगा यकृत। पित्त रस स्रावित करती है कौन, यकृत, और इस थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय यानी कि पित्त की थैली आम भाषा में कहा जाता है। अग्नाशय हल्के के पीले रंग की एक ग्रंथि है और जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। क्या अग्नाशय, आमाशय से नीचे क्या है अग्नाशय। तो इस तरह आपको याद रखना है। एक जो है पीसीएस का पेपर हुआ था, यूपी में पीसीएस का पेपर होता है, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि आपको अपने शरीर के अंगों ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग आपको जो जो ग्रंथि हैं उनकी एक ऊपर से नीचे तक के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कुछ लोगों को तो इसके बारे में नॉलेज भी नहीं होती कि हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा कहाँ पर व्यवस्थित है। तो ये एनसीईआरटी आपको हर चीज़ डिटेली जो है वो समझाती है। अग्नाशिक रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट कहीं में परिवर्तित हो गया ग्लूकोज में, और जो फैट होता है वसा होता है वो ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन एमिनो अम्ल में। अब क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि वसा है वो किस चीज़ में चेंज हो जाता है, ग्लिसरॉल में, और जो प्रोटीन है वो एमिनो अम्ल में चेंज हो जाता है। आप कहते हैं कि हमारी झूठी आंत में जो भोजन का अवशोषण है वो किस प्रकार होता है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें वो भोजन भित्ति में पहुंच जाता है और इस प्रकार इसको अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की जो आंतरिक भित्ति होती है वो अंगुलों के समान होती है और जिसे दीर्घरोम कहते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर एक छोटी क्षुद्रांत होती है, उसी को हम दीर्घरोम कहते हैं। और क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत में क्या भूमिका यानी कि उनका क्या काम है। दीर्घरोम जो है वो बचे हुए भोजन को अवशोषण हेतु यानी कि जो दीर्घरोम है जैसे भोजन ज़्यादा आता है उसको फुला लेती है और जैसे भोजन पच जाता है तो उसको सिकोड़ लेती हैं। तो वो क्षेत्र के अकॉर्डिंग अपने को बड़ा या छोटा करती हैं। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। इस प्रक्रम को ही स्वांगीकरण कहते हैं।
ऑक्सीजन कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड जल में हो जाता है और ऊर्जा निकलती है। भोजन का बैग जिसका भाजन नहीं हो पाता वो हमारा वृद्धांत्र में भेज दिया जाता है। और वृद्धांत्र क्या है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, इसकी लंबाई कम होती है 2.5, यहाँ पे 1.5 लिखा हुआ था, ये गलत है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है और जो ठोस होता है वो मल के रूप में बाहर आ जाता है। इसी को हम निष्कासन कहते हैं। घास खाने वाले जंतुओं में एक बार मैं आपको रिपीट करा दूं कि प्राणियों में जो आहार लेने से लेके जो निष्कासन तक की प्रक्रिया है उसको मैं दोहरा देती हूँ। पहले मुख गुहिका में जाता है, फिर ग्रीशिका में जाता है और फिर जो है वो आमाशय में पहुँचता है। आमाशय से जो है वो छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में, बड़ी आंत से गुदा में जाके वो मल के द्वारा पास हो जाता है। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसा होता है? क्या आपने देखा है कि गाय, भैंस तथा घास खाने वाले जो शाकाहारी जंतु हैं वो कैसे होते हैं? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते, जैसे आपने देखा होगी जो पशु होते हैं वो खाना खा के एक बार बैठ जाते हैं और फिर बैठ के आराम आराम से जो है मुंह चलाते रहते हैं, उसे जुगाली बोलते हैं। वो इस प्रकार अपनी तो वे पहले को घास को जल्दी जल्दी खाकर आमाशय में स्टोर कर लेते हैं और इसी को बाद में पचा लेते हैं। स्टोर किया जाता है वो बैग रूमेन कहलाता है। रूमिनेट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, इसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है। यानी कि जो जंतु है उसे जुगाल कहते हैं और कड भी कहते हैं, लेकिन जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है और जिसे वह चबाता रहता है। यानी कि एक बार भोजन खा लिया फिर वो दोबारा उस मुख में लाता है और फिर उसे धीरे धीरे जुगाली करके पचाता है। इसी प्रक्रम को हम रोमांतन कहते हैं। ये ग्रशिका हुई, ये रूमेन हुई जहाँ वो स्टोर करता है, और ये उसकी छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत हुई। कभी कभी आपको जलरूपी पतले मल के बार में निष्कासन की आवश्यकता होती है। इसी स्थिति को हम दस्त या डायरिया कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अपच के कारण होता है। यानी कि जब जब आपको क्या है भोजन जो है सही पच नहीं पाता या आप खराब भोजन खा लेते हैं तब आपको दस्त लग जाते हैं, या किसी संक्रमण के द्वारा भी ऐसा होता है। ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमांती कहलाते हैं। घास में जो है सेलुलोज की प्रचुरता होती है। एक प्रकार का जो है ये कार्बोहाइड्रेट है। बहुत से जंतु है मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। अब पहले एक क्वेश्चन पूछ रही है, हमारे मन में भी क्वेश्चन आया है कि जंतु भोजन करते समय से भली भांति क्यों नहीं चबा पाते, वो स्टोर करके क्यों रखते हैं, है ना, और फिर वापस अपने पेट से या आमाशय से मुंह में कैसे लाते हैं। वो जो जानना चाहता है कि मवेशियों की तरह, मवेशी यानी कि जो पशु पालते हैं, पशु रखते हैं, पशु होते हैं, वो सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता। रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत और यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जैसे हमारे उसमें एक थैलीनुमा संरचना होती है मत्स्य, जिसे अंदनाल कहा जाता है। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होती है, लेकिन पशु में या मवेशियों में ये उपस्थित होती है। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा है जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिसमें न तो मुख होता है, न ही पाचन तंत्र होता, लेकिन फिर भी वो भोजन करते हैं। उसकी पाचन क्रिया क्या है उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब चलते हैं अमीबा पर। देखो यहाँ पे हम क्या है 11वीं 12वीं में जब हम पढ़ते थे वहाँ पे हम अमीबा का नाम सुनते थे, लेकिन क्लास 7 की एनसीईआरटी में आप अमीबा से भली भांति परिचित होंगे। अमीबा में संभरण एवं पाचन क्या होता है ये सब बताएंगे। अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, पन्नी के आकार की झिल्ली होती है। एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धनिया होती है। यह
जो अमीबा है अपनी शेप और जो है स्थिति यानी कि जो उसका स्थान है वो बदलता रहता है। यह एक अधिक अंगुली के समान होती है यानी कि समान प्रवर्ध निकालता रहता है और जिन्हें पदाभ यानी कि कृत्रिम पाँव भी कहते हैं। इसके जो पाँव है उसे कृत्रिम पाँव कहा जाता है या पदाभ भी कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो अमीबा है उसके कृत्रिम पाँव को क्या कहा जाता है यानी कि पदाभ कहा जाता है, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में यानी कि अपनी ओर आकृति जो है, जैसे हम अपने हाथ से भोजन अपनी मुख तक ले जाते हैं ऐसे ही इन्हें भोजन पकड़ने में सहायता प्रदान करता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है और इससे भोजन का आभास हो जाता है, तो यह खाद्य कणों के चारों ओर अपनी पैरों यानी कि अपनी उंगलियों को करके निकल जाता है, उसी को खाद्य यानी कि खाद्यदानी में फंसा लेते हैं। इसके मुख नहीं हुए और ग्रीष्मिका नहीं हुई, लेकिन इसने फिर भी अपने अंदर भोजन ग्रहण किया यानी कि अपने कृत्रिम पाँव के द्वारा। ये सीप देख लीजिए, ये है अमीबा की, ये इसके अंदर है खाद्य कणिका और ये है केंद्रक पादप और खाद्य धानियाँ। खाद्य धानी में ही पाचक रस यानी कि अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अमीबा का पाचक रस कहाँ स्रावित होता है। खाद्य धानी में ही जो है पाचक रस स्रावित होते हैं और यही खाद्य पदार्थ क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। जैसे हम तोड़ के जो है अपना खाना पकाकर सरल बनाते हैं जटिल पदार्थों को, ऐसे ही वो क्या करते हैं खाद्य पदार्थ की क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ जो भोजन है वो धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और अमीबा की वृद्धि, रखरखाव और गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। जो बिना पचा भोजन है वो खाद्यदानी के द्वारा बाहर निकल जाता है। आपको डिफरेंस करके उनको आपको स्थायी नॉलेज बनानी है अपनी, कैसे कि जैसा हमारा मल द्वार के द्वारा या मल द्वार या गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है, ऐसा ही इनका खाद्यदानी के द्वारा बाहर निकल जाता है। भोजन के पाचन का जो आधारभूत प्रक्रम है सभी प्राणियों में एक समान होता है। जितने भी खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं उनसे एनर्जी मुक्त होती है। और अगले अध्याय में जो है हम आंत द्वारा अवशोषित जो खाद्य पदार्थ होता है उनका स्थानांतरण कैसे आगे जाता है इसके आगे। तो आइए जल्दी से हम जितना भी हमने आज पढ़ा है चैप्टर को उसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं। अवशोषण यानी कि जैसे ही आंत अपनी तरफ भोजन लेती है और उसको आगे की प्रक्रिया के लिए दोहराती है, उसको हम एब्जॉर्बेशन या अवशोषण बोलते हैं। एमिनो एसिड किससे बनते हैं? ये प्रोटीन से बनते हैं। और वसा किससे बनती है? वसा किस में हो जाती है? वो ग्लिसरॉल में चेंज हो जाती है। और स्वांगीकरण क्या है? जब रुधिर वाहिकों द्वारा हमारा जो जटिल पदार्थ है उसे आगे तक शरीर के भागों में ले जाया जाता है, उसे स्वांगीकरण बोलते हैं। पित्त रस यकृत से निकलता है और एक ये पाचक रस है। मुख गुहिका के हमने बताया था, जो जबड़े की सहायता से मुख्य द्वार के ग्रास नली के होकर जाती है। वेदनक यानी कि जो चीरने फाड़ने का काम करते हैं। सेलुलोज, अब देखो यहाँ सेलुलोज, हम सेलुलोज जो है वो पचा नहीं सकते, लेकिन हम जैसे हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, हम जैसे गेहूं का आटा हो गया, चावल का आटा हो गया, चावल हो गई, ये सब जैसे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। तो इसी तरह जो उनका घास होता है, जानवरों का, पशुओं का जो घास होता है, उनकी चारा में उनके घास में सेलुलोज होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण सेलुलोज होता है। अच्छा, पाचन तंत्र हमारे खाने को पचाने के लिए एक तंत्रिका तंत्र है। निष्कासन यानी कि हमारे मल को निकालने के लिए जो प्रक्रिया है उसे निष्कासन कहते हैं। वसा अम्ल जो है कहीं में चेंज होती है, वो ग्लिसरॉल में चेंज होती है। और खाद्यदानी यानी कि अमीबा की जो खाद्यदानी है उसका निष्कासन करती है, जो अपचन भोजन होता है। पित्ताशय, कृंतक जो है सबसे आगे वाले दांत होते हैं 4। और अंतर्ग्रहण करना यानी कि अंदर अपने भोजन को ग्रहण करना। यकृत यानी कि लीवर जो सबसे बड़ी ग्रंथि है। और चवर्णक यानी कि पीछे के आगे से जो वो होते हैं, यानी कि सबसे पीछे जो दांत होते हैं, हमारी जो जाड़ होती है सबसे पीछे वाले दांत जो दो का पैर होता है उसे चवर्णक कहते हैं। चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर अगली वीडियो में हम फिर नया चैप्टर लेते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे
लगती है या आप चाहते हैं कि हम एनसीईआरटी की इस सीरीज को जारी रखें और आपके लिए नई नई जानकारियाँ लेकर आएँ और एक प्रैक्टिकल तौर पे आपको एनसीईआरटी की जो भाषा है वो आसान शब्दों में समझाएं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि आपको हमारे जितने भी हम एनसीईआरटी के चैप्टर लेकर आएंगे वो सभी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से समय से प्राप्त हो जाए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हम आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।